दो गहरे रंग के पिता एक नारंगी गेंद से खेल रहे थे, लेकिन अचानक आकाश से जली हुई चमड़े की जूती गिरी। पिता ऊपर जाकर देखने ही वाले थे कि तभी एक सह पायलट वहां आ गया। पिता और बेटा अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि पीछे खड़ी कार प्लेन के अगले पहिए से टकरा गई। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे भागने लगे। आसमान से छोटे बड़े मलबे गिरने लगे, जैसे किसी ने टुकड़े हवा में उड़ा दिए हों। यह महज एक हादसा नहीं था। जल्द ही FBI घटनास्थल पर पहुंची और प्लेन के मलबे की जांच की। उन्होंने विस्फोट के निशान और गन पाउडर अवशेष पाए, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यह एक आतंकवादी हमला था। प्रारंभिक जांच में दो संदिग्ध पाए गए। पहला लापता कैप्टन और दूसरा एक स्थानीय केमिकल फैक्ट्री का नया कर्मचारी, जिसने एक रात पहले बम बनाने के कच्चे माल की चोरी की थी। अगर इन्हें ढूंढ लिया जाए तो मामला सुलझ सकता है। वॉशिंगटन एंटी टेररिज्म हेडक्वार्टर रेमंड राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता था, लेकिन मंत्री ने उसे मना कर दिया। रेमंड FBI का सबसे वांछित अपराधी था, तो उसे ऐसी गोपनीय जानकारी कैसे दी जा सकती थी। लेकिन रेमंड ने तर्क दिया कि अब वे सहयोगी हैं और अगर उससे काम लेना है तो ईमानदारी भी दिखानी होगी। लंबी बहस के बाद मंत्री ने शर्त रखी, उसे प्लेन धमाके के केस को हल करना होगा। रेमंड, जो अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क का मास्टर था, के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इस बीच मास्टरमाइंड ने दूसरा बम तैयार कर लिया। उन्होंने एक लैपटॉप में विस्फोटक फिट किया और बस एक पते की जरूरत थी ताकि बम पूरी तरह से एक्टिवेट हो सके। रातबर्न संगठन की साजिश जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे रातबर्न नामक संगठन था, जो पूंजीवाद और वित्तीय बाजारों को अस्थिर करने में लगा था। उनके कई हमलों से वॉल स्ट्रीट में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। FBI ने संदिग्ध कर्मचारी और कैप्टन की तस्वीरों की तुलना की और वे एक ही व्यक्ति निकले, जो कि रातबर्न ही था। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों संदिग्ध एक ही जगह रहते थे। जब टीम ने उनके ठिकाने पर छापा मारा तो वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ रातबर्न के पिता से जुड़ी कुछ यादें बची थीं। पता चला कि रातबर्न के पिता एक एयरलाइन कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन जब उनका व्यवसाय जबरन खरीद लिया गया तो वे टूट गए। कुछ सालों बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। शायद इसी वजह से रातबर्न ने पूंजीवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। रातबर्न की पहचान और प्लास्टिक सर्जरी जांच में पता चला कि हर हमले से पहले रातबर्न अपनी पहचान बदलता था। लिसा ने सुझाव दिया कि रेमंड को इस पर और गहराई से जांच करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट डॉ माल्ट्स का नाम मिला। जब वे डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब लिसा ने FBI की धमकी दी तो उसने झट से सांग ब्याओ नाम का नाम उगल दिया, जो कि रातबर्न की नई पहचान थी। एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की योजना FBI को पता चला कि सांग ब्याओ वॉशिंगटन के रीगन एयरपोर्ट पर था। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, प्लेन का इंजन स्टार्ट हो गया और एक और हादसा हो गया। लिसा इस दौरान अपने बीमार पिता की हालत को लेकर भी परेशान थी। उसे पता चला कि उसके पिता के पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ड्यूटी की वजह से वह उनके पास नहीं जा पा रही थी। रातबर्न का असली मकसद जांच में खुलासा हुआ कि फ्लाइट्स पर बैन लगाकर रातबर्न असल में एक बड़ी लूट की योजना बना रहा था। चूंकि हवाई यात्रा बंद थी तो बैंक के पैसे ट्रकों से भेजे जा रहे थे। उसने एक ड्राइवर का भेष धरकर करोड़ों की नकदी से भरा ट्रक चुरा लिया। FBI ने तुरंत ट्रक का पीछा किया और उसे घेर लिया। सांग ब्याओ भीड़ में घुसकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी असली योजना नकद लूटना नहीं थी। वह तो सरकार की नई करेंसी का सिक्योरिटी डेटा चुराने आया था। रेमंड का दांव और लिसा का दर्द। लिसा को अचानक याद आया कि रेगुलर फ्लाइट्स बैन थीं, लेकिन ब्लैक मार्केट एयरपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसने रेमंड से मदद मांगी। रेमंड ने सांग ब्याओ को ट्रैक कर लिया और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, मदरबोर्ड मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहीं मरोगे। सांग ब्याओ को मजबूरन हार्ड ड्राइव सौंपनी पड़ी। रेमंड ने FBI को उसका ठिकाना बता दिया और सांग ब्याओ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। केस सुलझ चुका था। लिसा अपने पिता के पास जाने के लिए भागी, लेकिन वह पहले ही गुजर चुके थे। उनके अंतिम संस्कार में वह फूट फूट कर रोई, क्योंकि अब उनके बीच सबसे बड़ा फासला आ चुका था, मौत। अंतिम मोड़ मंत्री ने अपना वादा निभाया और रेमंड को राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस एक्सेस करने दिया। उसने वहां एक लड़की की जानकारी ढूंढी और एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी छा गई। अगले दिन लिसा ने रेमंड से पूछा, क्या तुमने हार्ड ड्राइव चुरा ली? रेमंड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गंभीर क्षमा मांगी। अपने पिता की यादों को जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बारे में बात करना, उसने कहा।